सीतापुर नामक एक गांव में 3 भाई रहते थे। बड़े का नाम रमेश, मंझले का नाम सुरेश और सबसे छोटे भाई का नाम था भोला। पिताजी गुजर चुके हैं। तीनों भाई का विवाह भी हो गया। आज तीनों पिता की संपत्ति का बंटवारा कर रही हैं। हाँ देखो भाई, मैं सबसे बड़ा हूं इसलिए मैं बंटवारे का काम करूंगा। बोलो, तुम लोगों को मंजूर है? भैया मैं तो मंझला हूं, आप जो बोलोगे मुझे स्वीकार है। भैया आप दोनों तो मेरे बड़े भैया हो, मैं तो सबसे छोटा हूं। आप लोग जो फैसला करोगे मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। पिता के जाने के बाद आप दोनों को मैं पिता स्वरूप मानता हूं। तो फिर ठीक है, सबसे पहले हम खेतों का बंटवारा करते हैं। देखो भाई, हमारे पास 2 खेत हैं और 1 मेड़ है। हम लोग 3 भाई हैं, इसलिए 2 खेत में से 1 मैं और 1 मंझला सुरेश का होगा और बचा मेड़ छोटा भाई यानी कि भोले का होगा। अरे वाह, बहुत अच्छा निर्णय है भैया, मुझे मंजूर है। कहो भोला, तुम तो चुप हो गए, क्या तुम्हें मंजूर नहीं? नहीं भैया, आप जो कहेंगे वो मुझे मंजूर है। अच्छा, तो ठीक है। अब बारी आती है हमारे पिताजी द्वारा लगाए गए संतरे के पेड़ का। चलो, अब संतरे के पेड़ के पास चलते हैं। अब तीनों भाई संतरे के पेड़ के पास आते हैं। संतरे के पेड़ में 2 डाली है। दोनों डालियों में संतरे लदे हुए हैं। देखो भाई, ये है संतरे का पेड़। अब इसका बंटवारा भी कर लेते हैं। देखो, इसमें 2 डाली हैं और 1 जड़ है। इन 2 डाली में से 1 डाली मेरा होगा और 1 सुरेश का होगा और जड़ भोला का होगा। बहुत अच्छा भैया, ये फैसला भी मुझे मंजूर है। आप लोग तो बड़े हो, मैं तो सबसे छोटा हूं। मैं भला आप लोगों की बात को कैसे टाल सकता हूं। मुझे भी मंजूर है भैया। अब तीनों भाई घर आते हैं। सुरेश, भोला, अब मैं घर का बंटवारा भी कर देता हूं। इस घर में 4 कमरे हैं और 1 छत है। 2 कमरा मेरा होगा और 2 कमरा सुरेश का, और जो खप्पर का छत बच जाएगा वो भोला का होगा। बड़े भाई के इस फैसले से भोला बहुत दुखी हो जाता है। फिर भी बड़े भाई का फैसला मानकर वो कुछ नहीं कहता है। इस तरह घर का बंटवारा भी पूरा हो जाता है। दूर खड़ी बूढ़ी माँ ये सब देख रही थी। अरे भैया, खेत, पेड़ और घर के बाद और एक जरूरी चीज तो आप भूल ही गए। अरे सुरेश, वो क्या जरूरी चीज है जो मैं भूल गया हूं? भैया, पिताजी हम तीनों भाइयों के लिए कुछ रुपए पैसे भी तो छोड़ गए हैं, आप उसे कैसे भूल सकते हो? अरे हाँ हाँ, याद आया। जरा रुको, मैं अभी लेकर आता हूं। बड़ा भाई रमेश घर के अंदर से एक मटका लेकर आता है जिसमें कई सिक्के भरे थे और उनमें से कुछ पुराने जमाने के सिक्के भी थे। देखो भाइयों, इसमें 2 प्रकार के सिक्के हैं। एक जो अभी वर्तमान में चल रही हैं, वहीं दूसरा जो हमारे दादा के दादा जमाने के हैं, यानी कि बहुत पुराने जमाने के सिक्के हैं, जो कि कुछ अजीब धातुओं के साथ बनाया गया है। तो भैया, अब इन सिक्कों का कैसे बंटवारा करोगे आप? तो सुनो, अभी के जमाने में जितने भी सिक्के चल रहे हैं, उन सिक्कों को मैं और मंझला भाई सुरेश का होगा, और जो सिक्के बहुत पुराने हैं, जो कि पुराने धातुओं से बनाए गए हैं, वो भोला का होगा। इस तरह दोनों भाई रुपए पैसे को भी ले जाते हैं और भोला के हाथों में पुराने जमाने के सिक्के रख देते हैं। भोला ये सब नाइंसाफी देखकर बहुत दुखी होता है और बोलता है, भैया, आप दोनों ने तो सारे रुपए पैसे ले लिए, फिर भी अगर मेरे तकदीर में सिर्फ ये पुराने सिक्के ही लिखे हैं तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। भोला अपने हिस्से सिक्कों को लेकर घर के अंदर जा ही रहा था कि तभी बड़ा भाई उसे रोककर कहता है, अरे भोला, तू पगला गया है क्या? तूने सुना नहीं? बंटवारा हो गया है। अब इस घर में हम रहेंगे। तुम्हारा हिस्सा तो छत में है। तुमको तो बंटवारा में छत दिया गया है। अब तुम उस खप्पड़ छत में जाके रह सकते हो। इस घर के अंदर अब तुम नहीं रह सकते। अब ये घर हम दोनों का हुआ। भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी तो अभी अभी शादी हुई है। मैं अपनी पत्नी को लेकर कहाँ रहूंगा भैया? अरे भोला भाई, ये तो तुम्हें पहले सोचना था ना, जब बंटवारा चल रहा था। अब पछताए क्या करें जब चिड़िया चुग गई खेत। दोनों भाई ने भोला और उसकी पत्नी को घर से बाहर कर दिया। बेटा, तुम दोनों ने भोला के साथ ये अच्छा नहीं किया।
मुझे पता है कि बचपन से ही तुम दोनों भोला को पसंद नहीं करते, क्योंकि वो तुम्हारा सगा जो नहीं। अम्मा, जब आप जानती हो कि वो हमारा सगा नहीं, तो भला पिताजी की दौलत में उसका हक कैसा? हाँ माँ, और इसीलिए तो हमने पिताजी के जीते जी बंटवारा नहीं किया, क्योंकि हमें पता था कि पिताजी इन सारी दौलत में भोला का भी हिस्सा लगाने बोलेंगे। भैया, सिर्फ हिस्सा नहीं, पिताजी तो सारा धन ही भोला के नाम कर देते। उनका प्रिय बेटा जो था। यानी कि तुम दोनों अपने पिता के सामने सिर्फ दिखावे के लिए भोला को अपने सगे भाई की तरह रखते थे। आप पिताजी किसी भी ऐरे गहरे को हमारा भाई बना के घर ले आए थे, तो क्या हम उसे भी अपना हिस्सा दे दें? एक बात जान लो, तुम दोनों ने भोला के साथ बहुत गलत किया है, और एक दिन तुम्हें इस गलती के लिए बहुत पछतावा होगा। वहीं दोनों पति पत्नी गांव के तालाब किनारे अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? अब ना घर का रहे ना घाट का, कैसे चलेगा जीवन? 2 वक्त की रोटी तो छोड़ो, एक रोटी भी नसीब में नहीं है। अब रोते क्या हो? जब बंटवारा हो रहा था तब तो तुम्हारी अकल घास चरने गई थी। मेरी मती मारी गई थी जो मैंने तुम्हारे साथ विवाह किया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। बड़े भाई बोलकर तुमने कुछ ज्यादा ही इज्जत दी थी। देख लिया नतीजा, अब भुगतो। ममता, वो दोनों मेरे बड़े भाई थे। अब बताओ भला मैं उनसे कैसे सवाल जवाब करता? अच्छा, तुम्हारे बड़े भाइयों ने तो अपने छोटे भाई के लिए कुछ नहीं सोचा, सब कुछ तो रख लिया। तुम्हारे हिस्से में क्या दिया है? खेत के नाम पर मेड़ दिया है और पेड़ के नाम पर जड़ दिया है। घर के नाम पर छत दिया है और पैसे के नाम पर ये आदम जमाने के 4 सिक्के दिए हैं। ममता, अब बस भी करो, और कितनी ताने मारोगी? अब छोड़ो उन बातों को। चलो, छोड़ दिया। अब बताओ आगे का क्या? क्या करोगी, क्या खाओगी, कुछ बताओगे मुझे? मैं क्या करूं? वैसे मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मांझी ने भी इस नाइंसाफी पर कुछ नहीं बोला और ना ही हमें रोका। हाँ ममता, मुझे भी माँ का चुप रहना अच्छा नहीं लगा। हो सकता है माँ की कोई मजबूरी होगी, वरना माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरे लिए इतना ही काफी है। अब ये सारी बात छोड़ो, मैं एक काम करता हूँ। मैं मुखिया जी के पास इन पुराने सिक्कों को लेकर जाता हूँ। शायद इन सिक्कों के बदले मुझे कुछ नया सिक्का मिल जाए। भोला बड़ी उम्मीदों के साथ उन 4 सिक्कों को लेकर मुखिया के पास जाता है। अरे भोला, तुम यहाँ, बताओ कैसे आना हुआ? मुखिया जी, मेरे पास ये सिर्फ 4 सिक्के ही हैं। क्या आप इन सिक्कों के बदले मुझे कुछ नए सिक्के दे सकते हैं? अरे भोला, ये सिक्के बेकार हैं, अब ये चलन में नहीं रहा। भला तुम्हें इन सिक्कों के बदले कौन पैसे देगा? सच में तुम बहुत भोले हो। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया सेठ जी। देखो भोला, मैंने भी तुम तीनों भाइयों के बंटवारे की बात सुनी है। सुनकर बहुत बुरा लगा। दोनों भाइयों ने तो सब कुछ ले लिया और बदले में तुम्हें कुछ नहीं दिया। ऊपर से उन निर्दयी भाइयों ने तुम्हें घर से भी निकाल दिया। हे भगवान, ऐसा भाई तो दुश्मनों को भी ना मिले। अभी क्या करूं मुखिया जी? लगता है मेरी तकदीर में कुछ नहीं है। अगर आप कुछ काम दे दे तो बहुत मेहरबानी होगी। हाँ भोला, तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। भोला, पता नहीं क्यों, वैसे तो मैं किसी के ऊपर दया नहीं करता, फिर भी तुम्हारा दुख देखकर मेरे जैसे कठोर दिल भी आज पिघल गया। एक काम करो भोला, कल से तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे खेतों पर काम करो। मैं जितना मजदूरी दूसरे मजदूरों को देता हूं, उससे ज्यादा मजदूरी मैं तुम दोनों को दूंगा। वैसे भी तुम्हारे पास अभी कोई काम नहीं है। हाँ मुखिया जी, मैं आपके यहाँ काम करूंगा। मेरी पत्नी भी काम करेगी। ठीक है भोला, तो फिर कल सुबह से खेत पर काम के लिए आ जाना, और ये तुम अपने सिक्के अपने पास ही रखो। शायद यही तुम्हारी 4 सिक्के की तकदीर वाली निशानी है। भोला उदास होकर वापस अपनी कुटिया पर आता है। भोला की पत्नी रास्ता देख रही थी। भोला अपनी पत्नी के पास आकर सारी बातें बताने लगता है। अब यही दिन देखना बाकी था। अब हमें दूसरे के खेतों में काम करना पड़ेगा। हाय रे मेरी किस्मत। अब देखो ममता, तुम ज्यादा ज्ञान मत दो। हमें काम मिला है, कल से काम पर जाना है। इस तरह दिन गुजरता गया। भोला और ममता अब मुखिया के खेतों पर काम करने लगे। रोजी रोटी का एक जरिया उन्हें मिल गया। खेतों पर फसल लहलहाने लगी।
दूसरी तरफ दोनों भाइयों के खेतों में भी अच्छी फसल हुई। अरे भैया, इस साल तो हमारा फसल बहुत अच्छा हुआ है। हाँ भाई, इस साल तो बहुत ज्यादा फसल हुआ है। इस साल बहुत आमदनी होगा। हाँ, बस 2 दिनों में फसल कटवाकर बाजार में बेच देंगे। चलो भैया, घर चलते हैं, कल सुबह फिर आएंगे। अरे ममता, देखो सुबह से दोपहर हो गया है, खाने का वक्त हो गया है, चलो कुछ खा लेते हैं। वैसे आज खाने में क्या है ममता? घर में जो भी थी रूखी सूखी सब ले आई हूं, चलो खा लो। थके हारे भोला और ममता दोनों खेत के एक किनारे में बैठकर खाना खाने लगते हैं। अरे ममता, क्या हुआ? तुम अचानक खाना क्यों बंद कर दी? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। क्यों ममता, क्या हुआ? बताओ भी। देखो ना, हम कितना काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। ऐसा कब तक चलेगा? पता नहीं किस जन्म की सजा भुगत रही हूं। भगवान ने तो हमसे मुंह मोड़ लिया है। बेघर होकर हम भटक रहे हैं। हमारी भाग्य में कुछ नहीं, न कोई संतान, न कोई जमीन जायदाद। हाँ ममता, मैं भी यही सोचता हूं, पर क्या करें, शायद हमारे किस्मत में यही लिखा है। हाँ, अब तो भगवान पर से भी भरोसा उठने लगा है। भोला और ममता दोनों बातें कर ही रहे थे कि बेटा, बस थोड़े दिन और भगवान पर भरोसा रखो। अब तुम्हारे दुख खत्म ही होने वाले हैं। माँ, आप यहाँ? माँ, जब आपने उस दिन हमारा साथ नहीं दिया, तो फिर आज क्या हमदर्दी जताने आई हैं? ममता, ये तुम कैसे बात कर रही हो माँ से? वो ठीक ही तो बोल रही है बेटा। उसकी जगह कोई भी होगा तो मुझसे नाराज ही होता। तुझे भी तो बहुत बुरा लगा होगा। नहीं माँ, मुझे आपसे कोई नाराजगी नहीं। मुझे मालूम है माँ, इसमें जरूर आपकी कोई मजबूरी है। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही समझा। लेकिन अब वो समय आ गया है जब मैं तुम्हारा साथ दूंगी। माँ, ये आप क्या बोल रही हैं? भोला, अब तुम्हें वही करना है जो मैं बोलूंगी। लेकिन करना क्या है माँ? भोला, आज रात को तुम लोग अपने खेत पर आ जाना। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। बेटा, ज्यादा सवाल मत कर और रात को खेत पर मिलना। ठीक माँ। आधी रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। भोला, उसकी पत्नी ममता और माँ खेत के बीचों बीच खड़े थे। माँ के हाथ में फावड़ा देखकर दोनों हैरान थे। भोला बोला, माँ, आप फावड़ा लेकर क्यों आई हैं? माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, तुम्हारे भाइयों ने खेत के बंटवारे में तुम्हें ये मेड़ दिया है ना, तो तुम इस मेड़ को तोड़ दो। ये सुनकर भोला और ममता चौंक गए। माँ, ये आप क्या बोल रही हैं? अगर मैं ये मेड़ तोड़ दूंगा तो खेत में पानी भर जाए। बेटा, तो तुझे क्या फर्क पड़ेगा? तेरी मेड़ है, तू बस इसे तोड़ दे ताकि उन दोनों को सबक मिले। हाँ भोला जी, माँ बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। जब उन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा तो आप इतना क्यों सोच। माँ और पत्नी की बात मानकर भोला खेत की मेड़ तोड़ देता है, जिससे खेत में पानी भर जाता है और पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। बेटा, अब तुम लोग घर जाओ और कल रात फिर मुझे संतरे के पेड़ के पास मिलना। भोला जी, माँ ने तो बहुत सही दिमाग लगाया है। मैं खामखा माँ को गलत समझ रही थी। ममता, मैंने तो पहले ही बोला था कि माँ की कोई मजबूरी होगी। हाँ, माँ सही समय का इंतजार कर रही थी। अब पता नहीं कल रात माँ क्या करवाने वाली हैं। अगली सुबह जब दोनों भाई खेत पर पहुंचते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे सभी फसल तो बर्बाद हो गया। कितनी अच्छी फसल लगी थी। सोचा था इस साल सोने के गहने लूंगा, पर सपना सपना ही रह गया। अरे भाई, हम दोनों तो बर्बाद हो गए रे। कितनी अच्छी फसल लगी थी। सुरेश, किसी ने ये मेड़ तोड़ दिया है, इसीलिए हमारे खेत में पानी भर गया और हमारी सारी फसल खराब हो गई।
भैया, जरूर ये काम भोला का होगा। जरूर उसने होशियारी की होगी। रमेश और सुरेश दोनों रोते हुए घर को आते हैं। घर आकर अपनी पत्नियों को सारी कहानी बताने लगते हैं। ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? अब हम क्या करेंगे? देखो जी, मेरी बात सुनो। अगर फसल बर्बाद हो गया है तो कोई बात नहीं, हमारा संतरा का पेड़ तो है ना। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। पर अभी संतरे पकने को कम से कम 12 से 15 दिन और लगेगा। हाँ भैया, जब संतरे पक जाएंगे तो हम उसे बाजार ले जाकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। हाँ हाँ सुरेश, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब यही एक रास्ता बचा है, वरना हम सब भूखे मर जाएंगे। बाहर खड़ी माँ ने ये सब सुन लिया। दूसरी रात भोला, ममता और माँ संतरे के पेड़ के पास पहुंचे। आज माँ के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर दोनों हैरान थे। माँ, आज आप क्या करने वाली हैं? सुनो जी, क्या यही वो संतरे का पेड़ है? हाँ ममता, यही तो बंटवारे वाला संतरे का पेड़ है। हाँ, एक डाल पर बड़े भैया और एक डाल पर मंझला भैया का अधिकार है। हमारा हिस्सा कौन सा है? अरे ममता, मैंने तो पहले ही तुम्हें बता दिया था कि हमारा हिस्सा सिर्फ जड़ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। हाँ बेटा, तो फिर ठीक है। इस पेड़ का जड़ तो तुम्हारा है, इसलिए इस जड़ को रखो या काटो, ये तुम्हारी अपनी मर्जी। इसलिए ये कुल्हाड़ी लो और पेड़ को जड़ से काट दो। लेकिन माँ। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम मेरी बात मानो और पेड़ काटो। भोला माँ की बात मान संतरे का पेड़ काटने लगता है। थोड़ी ही देर में पेड़ नीचे जमीन पर गिर जाता है और एक जोरदार आवाज होती है। पेड़ के जड़ के पास की मिट्टी निकल जाती है और वहां एक संदूक दिखाई देता है। भोला और ममता ये देख हैरान हो जाते हैं और माँ से कुछ बोलते उससे पहले ही रमेश और सुरेश आवाज सुनकर दौड़कर पेड़ के पास आते हैं। देखो भैया, मैंने बोला था ना कि ये सारा काम भोला का है। अच्छा, तो तू है भोला। तू हमसे बदला ले रहा है। माँ, देख लिया ना इसकी करतूत। आप तो इसे बहुत अच्छा समझती थी ना। आखिर गैर गैर ही होते हैं। भैया, ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या मैं आपका सगा नहीं हूं? हाँ बेटा, तू इनका सगा नहीं है। और ये सब छोड़ और ये संदूक लेकर घर की ओर चल। बेटा, अभी तुझे घर का छत भी तोड़ना है जो तेरे हिस्से में आई है। सब घर के आंगन में पहुंचते हैं। माँ, ये आप क्या बोल रही हैं? आप हमारा घर तोड़वाना चाहती हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप हमारी तरफ हैं या इस गैर की तरफ। बेटा, मैं किसी की तरफ नहीं हूं, मैं तो सिर्फ सच्चाई की तरफ हूं। भोला, तू संदूक खोल। भोला माँ और भाइयों की बातों से बहुत आहत में था। उसे कोई होश नहीं था। ममता, वो नहीं खोलेगा, तू ही इस संदूक को खोल। ममता की संदूक खोलते ही सभी की आंखें फटी रह गईं। उसमें सोने चांदी के गहने, हीरे जवाहरात और पुराने खजाने के सिक्के भरे पड़े थे। माँ बोली, भोला, ये वही पुराने सिक्कों की पहचान थी जो तुम्हें मिले थे। तुम्हारे पिता जानते थे कि एक दिन लालच में अंधे तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ अन्याय करेंगे, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए असली दौलत पहले ही छुपा दिया था। ये सब तुम्हारा है। माँ की बात सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। रमेश, सुरेश, भोला और ममता सबकी आंखें माँ के चेहरे पर टिक गईं। माँ ने भारी आवाज में कहना शुरू किया, आज मैं वो सच बताने जा रही हूं जो बरसों से मेरे सीने में दबा था। हाँ, ये सच है कि भोला तुम्हारा सगा भाई नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका इस घर और इस संपत्ति पर कोई हक नहीं। असलियत तो ये है कि ये सारी जायदाद, खेत, घर, संतरे का पेड़, सब कुछ भोला के पिता की संपत्ति है। ये सुनकर रमेश और सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? लेकिन माँ, हमारे पिता तो कहते थे कि ये सब उनकी मेहनत की कमाई है। नहीं बेटा, तुम्हारे पिता ने कभी झूठ नहीं बोला, बस पूरा सच तुमसे छुपाया। सालों पहले तुम्हारे पिता की एक परम मित्र थे, गोविंद।
भोला उसी गोविंद भाई का बेटा है। गोविंद बहुत बड़ा जमींदार थे, उनके पास अथाह दौलत थी। भोला की माँ भोला को जन्म देते ही मर गई और भोला के पिता ये सदमा ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर पाए। तब मरते समय उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त यानी तुम्हारे पिता के हाथ में भोला को सौंप दिया। गोविंद भाई ने तुम्हारे पिता से कहा था, मित्र, मेरे बाद मेरे बेटे भोला की रक्षा करना और जब समय आए मेरी सारी संपत्तियों से सौंप देना। तुम्हारे पिता ने ये वचन निभाया। उन्होंने भोला को अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया, लेकिन उन्हें पता था कि लालच इंसान को अंधा कर देता है। इसलिए उन्होंने खजाना जमीन के नीचे छुपा दिया और पहचान के लिए भोला को वे पुराने सिक्के दिए। अब रमेश और सुरेश की आंखों में पश्चाताप और शर्मिंदगी थी। दोनों भाई भोला के पास जाकर उससे माफी मांगने लगते हैं। भोला, हमें माफ कर दो भाई। हमने तुझे गैर समझा, तेरा हक छीना, तुझे घर से निकाला, जबकि असली हकदार तो तू था। हमने लालच में आकर इंसानियत खो दी, मां की बात नहीं मानी, भाईचारे का रिश्ता तोड़ दिया। अगर हो सके तो हमें माफ कर दो। मां, आप भी हमें माफ कर दो। हमने आपके संस्कारों को शर्मिंदा किया। गलती इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वही सच्चा इंसान होता है। भैया, आप दोनों मेरे बड़े भाई हो। मेरे दिल में आपके लिए कभी नफरत नहीं थी। अगर आज आपको अपनी गलती का एहसास हो गया तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। मैंने आपको माफ किया। यह सुनते ही ममता भी मुस्कुरा उठी। अब जब परिवार फिर से एक हो गया है तो पुराने गिले शिकवे मिटा दीजिए। अब हम सब मिलकर रहेंगे। इसके बाद भोला ने सबसे बड़ा दिल दिखाया। ये संपत्ति भले मेरे पिता की हो, लेकिन इस घर पर जितना मेरा हक है उतना ही आप दोनों का भी है। आज से हम तीनों भाई मिलकर रहेंगे, साथ काम करेंगे और इस परिवार को फिर से खुशियों से भर देंगे। धीरे धीरे उनका परिवार पूरे गांव में प्रेम, एकता और भाईचारे की मिसाल बन गया। लालच रिश्तों को तोड़ता है, लेकिन पश्चाताप, क्षमा और प्रेम टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ देते हैं।